हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम सारे क्यूएफटी पेपर्स एंड जो भी असाइनमेंट्स हैं उन सब के वीडियो सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसी सीरीज में आज मैं फिक्शन के वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सारा डिस्कशन ऑन डेप्थ होगा और अच्छे से होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी कष्ट, समस्या, पीड़ा, दर्द है तो आप कमेंट करके आप हम तक रीच कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है। ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास में एक ऐसे ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने बच्चों इस वाला ये जो शार्प एजेस का एक प्रकार से एक शार्प एजेस का ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमने इसको स्लाइड करवाया। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि बॉक्स के अंदर एक ग्रूव है और ग्रूव में हमने एक इस वाले ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हैं। तो देखो होगा क्या कि जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसका ये वाला कांटेक्ट, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों इसके कांटेक्ट में आएंगे। अगर दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये सरफेस नॉर्मल ऐसे लगा रहा होगा मेरे भाई, और ये ऐसे लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा। और चूंकि बच्चों ये एंगल हमारा 90 है तो ये सारे एंगल 45 के होंगे। तो ये एंगल होगा 45 का, ये एंगल भी कितने का होगा 45 का। और चूंकि बच्चों ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो रहा है तो इस पे जो दो फोर्स लगेंगे, इधर कौन सा फोर्स लग जाएगा इस पर mg sin थीटा, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा mg cos थीटा। तो ये नॉर्मल जो लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो नेट नॉर्मल बच्चों फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो n का cos कंपोनेंट इधर, इस वाले n का cos कंपोनेंट इधर, तो इधर आ जाएगा 2n cos 45। 2n cos 45 को पढ़े लिखे लोग √2n कहते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे इस वाली डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे, इस वाली डायरेक्शन में जब फोर्स को बैलेंस करेंगे तो √2n की वैल्यू बच्चा हमारे पास में हो जाएगी mg cos थीटा के बराबर। अब चूंकि ये नीचे की ओर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, और फ्रिक्शन लगेगा कहां पे, पीछे की तरफ। तो इसमें बच्चों इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा सपोर्टिंग फोर्स कितना आ गया mg sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, लेकिन दो सरफेस कांटेक्ट में होंगी, दोनों नॉर्मल देंगी कि नहीं देंगी। तो 2 इंटू म्यू एन डिवाइडेड बाई मास। मास कितना आ गया इसका m। तो ये आंसर आ जाना चाहिए। लेट मी चेक द आंसर। ये आ जाएगा बच्चा कितना mg sin थीटा -2 म्यू। n की वैल्यू आप यहां से चेप दो, तो n की वैल्यू जब यहां से चेपेंगे तो ये आएगा mg cos थीटा बाई √2। तो ये बन जाएगा कितना √2 mg cos थीटा डिवाइडेड बाई m। m ने m को गोली मार दी तो ये बच्चों सिंपल सा बचेगा कितना g sin थीटा -√2 म्यू जी cos थीटा। इससे देखेंगे बच्चों तो मुझे ऐसा लगता है चौथा आंसर देखो आपका मैच कर रहा है g sin थीटा। अब चौथे आंसर को मैच करें तो g कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये बचेगा कितना sin थीटा माइनस म्यू √2 cos थीटा के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा बच्चों कौन सा, दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है और रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों रॉड और रिंग के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको हमें क्या करना है, निकालना है बेटा। आवाज क्लियर है ना भाई? हाँ क्लियर। एक मिनट आवाज चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रॉड की एफबीडी बना लेनी है और एफ नेट को क्या कर देना है भाई 0। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, बीसी रॉड इसके परपेंडिकुलर है बच्चों। देखो जल्दी से फर्स्ट। अब आप ऐसे देखो, अगर आप रॉड पर नेट फोर्स देखेंगे मेरे भाई तो कौन कौन से फोर्स लगे होंगे, देखो रॉड पे, बोलो जल्दी से फास्ट। रॉड पे नेट फोर्स कौन कौन से लगे होंगे, देखो बच्चों जल्दी से फास्ट। ये मान लीजिए आपकी ऐसे एक रॉड होगी, ठीक। एक तो टेंशन टी फोर्स ऐसे लग रहा होगा यहाँ पे, एक mg फोर्स ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बोलो भाई। और ये एंगल उतना ही आएगा जितना कि ये वाला होगा अल्फा। तो देखो बच्चों रॉड पर एक ये रिंग फोर्स लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी, बोलो भाई। अगर आप रिंग की एफबीडी बनाएंगे तो रिंग की एफबीडी देखो कैसे बन रही होगी। देखो एक चीज तो मुझे समझ में ये आती है कि अगर ये रॉड 3 फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। कौन कौन से 3 फोर्स, टेंशन, mg और फोर्स ऑफ रिंग। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फोर्स ऑफ रिंग और ये तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। और अगर ये सेम प्लेन में है तो तीनों फोर्स बच्चों एक ही पॉइंट से पास होंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। लामिस थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं। तो देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे आएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे आएगा।
तो रिंग जो फोर्स लगाएगी, रिंग यहां से फोर्स लगाएगी, उसका लाइन ऑफ एक्शन पक्की बात है बच्चों कुछ ऐसे आना चाहिए, तभी बच्चों पॉसिबल हो सकता है कि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब रिंग अगर ऐसे फोर्स लगाएगी तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे बच्चों, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये आ जाएगा फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों। तो इसका देखो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बच्चों फ्रिक्शन के कारण से आएगा, तो ये आ जाएगा म्यू एन, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके कारण से आएगा, नॉर्मल के कारण से आ जाएगा, और फोर्स और बच्चों ये वाला जो एंगल आएगा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन गया, दैट इज लैम्डा। तो मैं इन तीन फोर्सेस पे बच्चों फोकस करना है, इसी से देखो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, छोटा एकदम, देखो रिंग रॉड हमारी ऐसे आ गई, टेंशन फोर्स इस पे देखो ऐसे लग रहा होगा, बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, mg फोर्स है वो बच्चों एकदम वर्टिकल लग रहा होगा, ये एंगल हमारा देखो कितना आ गया बच्चों, बोलो अल्फा। अगर इसकी नेट बच्चों इसकी लेंथ मैं एल ले लेता हूं, देखो समझने की कोशिश करना, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी क्योंकि सेंटर पर लगेगा ये वाला फोर्स L/2, और ये लेंथ भी इसकी कितनी हो जाएगी बेटा जी, बोलो L/2। ये आ गया कि नहीं आ गया। और अभी अभी हमने क्या बताया था कि रिंग का जो फोर्स आ रहा होगा, रिंग का जो फोर्स आ रहा होगा वो बच्चों कुछ ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे, ये फोर्स ड्यू टू रिंग आ गया रोड पे, ठीक। और ये वाला जो एंगल अभी अभी हमने निकाला, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा होगा, बोलो भाई लैम्डा, ये वर्टिकल है बच्चों देखो, है ना। तो अगर ये लैम्डा होगा तो ये भी लैम्डा होगा, तो ये वाला हो जाएगा ये वाला अगर लैम्डा है, देखो बच्चों ये वाला अगर लैम्डा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और अगर ये वाला भी लैम्डा है बच्चों, ये वाला क्या हो गया हमारा, ये वर्टिकल है ना, देखो ये ऐसे वर्टिकल और ये ऐसे, अच्छे से देखना बच्चों, ये अगर फोर्स लैम्डा है तो ये भी फोर्स ये एंगल अगर लैम्डा होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये एंगल लैम्डा है तो देखो बच्चों हम इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, देखो बच्चों ऐसे देखते हैं, देखो ऐसे देखने की कोशिश करो, ये एंगल तो 90 होगा कि नहीं होगा, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल तो सीधा सीधा कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा आ गया। आगे बात समझ में, देखो ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन है ये भी कौन सी लाइन होगी बच्चों, बोलो वर्टिकल लाइन होगी, और दो वर्टिकल वर्टिकल मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल आएगा ये बच्चों इंटरनल एंगल हो जाएंगे। इस तरीके से देखेंगे, एक वर्टिकल लाइन ऐसे है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे है, इनको एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक। तो ये एक वर्टिकल लाइन ऐसे आ गई, इसको 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 देखो ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है, देखो बच्चों ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, इसको देखो ऐसे, ये ऐसे क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे बच्चों, बोलो सेम होंगे। अगली बात समझ में, तो ये लैम्डा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, लैम्डा। बस बच्चों इससे हम इसकी क्या लगा लेंगे, ज्योमेट्री लगा करके सॉल्व कर लेंगे, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, और कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे ज्योमेट्री लगानी है, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम भी बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखो इसको मैंने सेंटर सी बोल दिया रॉड का, इसको बेटा मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बेटा बी बोल दिया, और इसको बेटा मैंने सी बोल दिया। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल यूज करो, ट्राइंगल सी ए बी। तो इसमें 10 90 माइनस 10, ये 10 निकालना है इसका बच्चों, 10 90 माइनस लैम्डा। और ढंग से लिख लेते हैं इसको, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को समझने में। देखो बच्चों और ढंग से देखना, 10 90 माइनस, सॉरी ये तो अल्फा है, इसका वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितने का है, L/2 का, और बेस कितने का होगा इसका, AB का। तो यहां से क्लियरली जो पता चल रहा है AB का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में L/2, ये आएगा तो cot अल्फा और ये आ गया tan अल्फा के बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब मैं ट्राइंगल कंप्लीट ले लेता हूं, देखो भाई ट्राइंगल CAB, CAB, अच्छा ये BC, ये D ले लेते हैं बच्चों, तो ये DAB ले रहा हूं, ट्राइंगल DAB बच्चों कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा ये वाला। तो ये एंगल आ जाएगा 10 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, इसका वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर L बेस AB आ गया बच्चों यहां से। तो यहां से बच्चों देखो इसको लिख सकते हैं 10 90, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू L/A।
ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चा। तो यहां से बच्चों ये बन गया हमारा ए बी बराबर आ जाएगा यहां से L tan अल्फा माइनस लैम्डा। कोई दिक्कत किसी को? tan अल्फा माइनस लैम्डा आ जाएगा क्योंकि ये बनेगा cot, cot नीचे जाएगा ऊपर आएगा वापस से tan, और ए बी ये आ गया, ए बी ये आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा L/2 tan अल्फा इक्वल्स टू L tan अल्फा माइनस लैम्डा। L से L कट गया तो यहां से बन जाएगा tan अल्फा/2 इक्वल्स टू tan tan b का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें बच्चों। तो tan tan b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा देखो भाई, tan अल्फा माइनस tan लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan लैम्डा। और यहां से हम देख सकते हैं कि tan लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी देखो भाई, म्यू एन ऐसे है, एन ऐसे है, तो अगर आप यहां से tan लैम्डा निकालेंगे तो इसकी वैल्यू म्यू आ जाएगी बच्चों। देखो जल्दी से फर्स्ट इसकी वैल्यू म्यू पुट कर देंगे tan लैम्डा की वैल्यू, तो देखो tan अल्फा/2 इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan अल्फा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, tan अल्फा प्लस म्यू tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2 tan अल्फा माइनस 2 म्यू। म्यू आपको निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे और म्यू कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा। तो म्यू की वैल्यू सिंपल आ गई यहां से बच्चों, tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर। ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। आंसर देख लेते हैं, tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर। तो tan अल्फा, सॉरी तो अगला क्वेश्चन आ गया, आंसर देखते हैं, tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो आंसर बच्चों कौन सा मैच कर रहा है हमारा, सी। चेक कर लेते हैं बेटा आंसर, करेक्ट आंसर भी कौन सा दिया है बेटा, सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है कि ये एंगल कांस्टेंट, ये एंगल कैसा है बच्चों बोलो, कांस्टेंट। और अगर ये एंगल कांस्टेंट होगा तो देखो भाई क्या होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आप बड़े वाले मास की एफबीडी बना लीजिए। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे टेंशन टी ऐसे लग रही होगी और ये एंगल थीटा कांस्टेंट है। इधर कंपोनेंट कितना आ गया इसका, टी कॉस थीटा। इधर कंपोनेंट कितना आ गया इसका, टी साइन थीटा। नीचे क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम जी। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। ये इससे इधर जाना चाहता होगा तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे इधर। इसकी वैल्यू आएगी म्यू इंटू कैपिटल। तो इसके कारण से इसका एक्सेलरेशन हम इधर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी बोलो भाई, टी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन। और एन कितना आ जाएगा, एन ऊपर लग रहा है, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, तो एम की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन। ये कैपिटल आएगा देखो भाई यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये कैपिटल आएगा क्योंकि दो मास ले रहे हैं तो थोड़ा तमीज से यूज करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब ये एंगल अगर कांस्टेंट है, अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो बच्चों आप बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में जाइए। जब हम बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में जाएंगे तो स्मॉल एम को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। तो इस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे भाई, एक टेंशन टी तो ऐसे लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी बच्चों, ऐसे। अच्छा, अगर इसका एक्सेलरेशन बच्चों आगे की तरफ है तो एक इस पर सूडो फोर्स ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, इसकी वैल्यू होगी स्मॉल एम जी। और नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम जी। ये हमने लगाई है विद रेस्पेक्ट टू बड़ा वाला ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक। इसके फ्रेम में गए हैं कि नहीं गए हैं देखो बच्चा जल्दी से फर्स्ट। लेकिन अब दिक्कत ये है बच्चों कि टेंशन का अगर आप कंपोनेंट लेंगे भी, तो एक टेंशन का कंपोनेंट ये वाला आ गया कि नहीं आ गया, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना आया, टी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट टेंशन का कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर ऐसा हुआ तो क्या कभी भी ये एंगल कांस्टेंट रह पाएगा, क्योंकि इधर दो दो फोर्स आ गए कि नहीं आ गए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला ब्लॉक इधर ना होकर के एक्चुअल में ये वाला ब्लॉक बच्चों इधर होगा। मतलब ये वाला ब्लॉक जो होगा वो आपको ऐसे दिखाई जो दे रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, देखो भाई, देखो ये वाला ब्लॉक इधर नहीं होगा, होगा तो बच्चों इधर ही, लेकिन आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपको जो सामने वाले प्लेन में दिखाई दे रहा है ना, वो इस वाले प्लेन में नहीं होगा एक्चुअली। मतलब ये जो होगा वो इस वाले प्लेन में नहीं होगा, वो किसी दूसरे प्लेन में होगा। मतलब भाई देखो, अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो इन दोनों का नेट समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो टी साइन थीटा, इसका वैल्यू जो आना चाहिए वो माइनस एम ए के बराबर आना चाहिए, तभी ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो जल्दी से फर्स्ट। और यहां से देखेंगे, यहां से
तो टी कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, स्मॉल एम जी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखो जल्दी से फर्स्ट। क्योंकि अगर ऐसा होगा तब जाकर के ये हमारा आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो क्योंकि एंगल कांस्टेंट रहना है तो इधर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए बच्चों। तो अब बच्चों हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इनकी वैल्यू उठा करके हमें यहाँ पर डाल देंगे और उससे हमारा आंसर बच्चों 100% आ जाना चाहिए बेटा। ओके बेटा, देखते हैं बच्चों, देखो भाई है ना भाई। तो आपको बच्चों क्या करना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका सीधा सीधा बस यूज कर लेना है। तो देखो भाई वैल्यू पुट कर दिए, ये ए आ गया कि नहीं आ गया, देखिए भाई जल्दी से फर्स्ट। तो यहाँ पे टी साइन थीटा का वैल्यू आ गया माइनस का स्मॉल एम माइनस म्यू कैपिटल एम जी माइनस का म्यू और टी कॉस थीटा जाएगा स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो इसको भी इधर ले जाएंगे और ए कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो ब्रैकेट में आएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहां से बच्चों देखो भाई हम म्यू जी कॉमन निकाल लेंगे माइनस का, तो बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस म्यू इंटू जी के बराबर। और बच्चों यहां से अगर हम देखेंगे टी कॉस थीटा बराबर एम जी है, टी साइन थीटा बराबर माइनस का एम ए। तो यहां से बच्चों टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए बाई जी के बराबर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का जी टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस का म्यू, माइनस से माइनस कट गया, जी से जी कट गया, तो म्यू की वैल्यू आ चुकी है बच्चों टेन थीटा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 5। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, बोलो टेन फाई। तो टेन फाई की वैल्यू आ गई टेन थीटा, टेन से टेन कट गया, तो फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, बोलो सिंपल थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन में बस यही आपको ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, जो उसने बोला है उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज कर लेना है। उसने बोला एंगल कांस्टेंट है तो इसके फ्रेम में ये वाला किस पे होगा, रेस्ट पे, और इसके फ्रेम में ये रेस्ट पे होगा, तो ये दोनों फोर्सेस का नेट समेशन क्या हो जाएगा, बोलो भाई 0। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो बच्चों अब यहां से बच्चों आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो मल्टीपल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो इसमें क्या है, आदमी बच्चों प्लेइंग पे चल रहा है और आदमी अगर इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा तो उसको चलाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, फ्रिक्शन फोर्स जिम्मेदार होता है बच्चों। तो ये तो तय है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा। और नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा होगा बेटा जी, ऊपर। अब पढ़ते हैं पहला, इफ ही रनिंग अप एट कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रिक्शन इज 120 न्यूटन अप टू प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई 0। और एफ नेट अगर 0 आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा के बराबर। आ गया समझ में। तो बच्चों यहां से एम जी कितना आ गया 200 साइन 37, इसकी वैल्यू आती है 120। तो ये वाला क्वेश्चन सही है। दूसरा, इफ ही रनिंग डाउन, अगर वो नीचे आ रहा होगा तो नीचे भी आएगा बच्चों तो क्या होगा, और विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है नीचे की ओर तो बच्चों नीचे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे तो एमजी अपने आप आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो अब इसके नीचे आने की टेंडेंसी नीचे होगी, तो जब आने की टेंडेंसी नीचे हो जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली कहां से लग जाएगा, बोलो भाई ऊपर लग जाएगा। क्योंकि एमजी साइन थीटा मूव करा सकता है कि नहीं करा सकता है इसको। तो इस वाले केस में भी बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एफ आर की वैल्यू वापस से क्या बन जाएगी, एमजी साइन थीटा। तो आंसर बच्चों 120 आता है। तो बी ऑप्शन भी सही। सी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग अप, अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एमजी साइन थीटा तो कितना आ गया 120। तो बच्चों मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ तब निकाल पाएंगे जब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये आ जाएगा 0.9 इंटू नॉर्मल के बराबर, और नॉर्मल की वैल्यू आएगी यहां से mg cos थीटा। तो ये आ जाएगा 0.9 mg cos 37, इसकी वैल्यू आती है बच्चों 144। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, बोलो 144। नीचे कितना लग रहा है 120। तो एक्सेलरेशन अप जाते समय आ जाएगा 144 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 1 पॉइंट। तो सी ऑप्शन भी सही है बच्चों। डी में कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉय कैन व्हाइल मूविंग डाउन, अगर ये नीचे जा रहा है बच्चों। अब देखो वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है, तो नीचे जाने के लिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स भी उसका किसकी तरफ लग रहा होगा बच्चों, बोलो नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वो मतलब भागने की कोशिश कर रहा होगा ऐसे, तो भागने की कोशिश कर रहा होगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स को कहां लगा रहा होगा, बोलो भाई आगे की तरफ लग रहा होगा उसका फ्रिक्शन। तो इस केस में बच्चों इसके पास में 120 भी इधर लग गया कि नहीं लग गया, बोलो भाई
और 144 भी इधर ही लग जाएगा। तो एफ नेट आ जाएगा इधर कितना, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, 144 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज आ जाएगा आंसर 13.2 बच्चों। तो डी ऑप्शन भी इसका बच्चों सही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई जरूर करें बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कह रहा है कि ब्लॉक रखा हुआ है, एचसीबी का लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है ये। तो देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, ब्लॉक इस पे ऐसे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज कब करेगा, आप इसकी देखो एफबीडी बनाइए 1 kg वाले। तो अगर मैं 1 kg की देखो एफबीडी बना देता हूं, इधर तो फोर्स कितना लग जाएगा इस पे देखो भाई 40, इधर फोर्स कितना लग जाएगा इस पे देखो भाई 3T, नीचे कितना लग रहा होगा 10, नॉर्मल कहां लग रहा होगा ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा ऐसे। और अगर आप प्लैंक की एफबीडी बनाएंगे तो प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स बच्चों कहां लग रहा होगा आगे। ठीक है बच्चों, तो जब 1 kg वाला कॉन्टैक्ट लूज करेगा, 1 kg वाला लूज कॉन्टैक्ट, तो जब ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा बच्चों उस समय पे क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नॉर्मल फोर्स जब 0 हो जाएंगे तो 10 बराबर आएगा 3T, तो T की वैल्यू आ जाएगी 10/3। इसका मतलब 10/3 टाइम पे ये क्या करेंगे बच्चों, कॉन्टैक्ट को लूज कर देगा। अब क्वेश्चन ये है क्या इससे पहले रिलेटिव मोशन होना सीज होगी। अब बच्चों आप ऐसे देखो, जब रिलेटिव मोशन सीज होगी तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा बोलो भाई सेम। तो दोनों को कंबाइंड हम देखते हैं, दोनों को जब कंबाइंड देखेंगे तो टोटल मास कितना आ गया देखो भाई इसका 4 kg आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा फिक्स इधर इस दिशा में दोनों पे फोर्स केवल कौन सा लग रहा होगा 40। वर्टिकल भी फोर्स लग रहे होंगे लेकिन उनसे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि मोशन कहां पे हो रही होगी एक्स दिशा में। तो अगर रिलेटिव मोशन व्हेन, आप लिख लेंगे अच्छे से, व्हेन रिलेटिव मोशन सीज, जब रिलेटिव मोशन सीज हो जाएगी दे ट्रेवल विद सेम एक्सेलरेशन। आगे बात समझो बच्चों, तो उनका एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना आ गया ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से बच्चों, फोर्स कितना है 40, टोटल मास 4, तो ये टी के बराबर आ गया। ठीक, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, टी के बराबर होगा। लेकिन अगर प्लैंक को देखेंगे बेटा तो प्लैंक पे तो केवल और केवल इंडिविजुअल प्लैंक को देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 1/2 और एन की वैल्यू बच्चों यहां से निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू जाएगी 10 - 3T, तो 10 - 3T। आगे समझ में नहीं आ गया। और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक निकालेंगे तो बच्चों इसके मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 - 3/2T डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये आ जाएगा 1/3 5/3 माइनस T/2। अब ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, अगर ये मान लीजिए दोनों साथ साथ चलेंगे तो प्लैंक का एक्सेलरेशन भी उतना होगा जितना साथ साथ वाले का होगा, तो ये एक्सेलरेशन इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से लिख लेंगे बच्चों 5/3 माइनस T/2 इक्वल टू T, तो 5/3 इक्वल टू आ जाएगा 3T/2, तो T की वैल्यू आ जाएगी 10/9। तो 10/9 सेकंड बाद बच्चों ये क्या करेंगे, 10/9 सेकंड बाद देखो 10/3 सेकंड पे तो कॉन्टैक्ट लूज होगा और 10/9 सेकंड पे ये रिलेटिव मोशन बच्चों स्टार्ट हो जाएगी। तो 10/9 सेकंड पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। अच्छा पहले कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है या पहले रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो रही है, तो पहले रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो रही है। तो ब्लॉक लूज द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द प्लैंक बिफोर रिलेटिव मोशन स्टार्ट, तो पहले लूज नहीं करेगा बाद में लूज करेगा आफ्टर। तो आंसर बच्चों से कौन कौन से सही हो गए, बी एंड सी। चेक करें क्या, यस बच्चों करेक्ट आंसर आ गए बी एंड सी। बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग टू द राइट ऑफ अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एट t इक्वल टू 0, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देखो बच्चों क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, ठीक, लेकिन वेलोसिटी ऐसे होगी तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे होगा पहले, फिर ये बच्चों आगे जाएगा और एक समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब बच्चों इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो अब ये इधर लगेगा, तो जैसे ही फिर फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन किसी का सगा फोर्स नहीं होता, वो अपनी दिशा बदल लेगा, तो उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगने लग जाएगा कि लग जाएगा। और एफ की वैल्यू बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से बहुत बड़ी है, तो पहले ये इधर जाएगा, चूंकि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो वापस से ये इधर जाएगा। पढ़ लेते हैं, इनिशियली फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट फॉर द मोमेंट आफ्टर दैट मोशन इज एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन एफ, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एंड रिमेन एट, बिल्कुल रेस्ट पर नहीं रहेगा क्योंकि इस वाले फोर्स की वैल्यू इस वाली फोर्स की वैल्यू से ज्यादा है तो इधर मूव करेगा। डी
मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड फॉर ब्लॉक व्हेन इट मूविंग टू द राइट, भाई पहले बच्चों ये कहां जा रहा है, राइट में, इट्स सेम एज व्हेन इट मूविंग टू द लेफ्ट। नो बच्चों, क्योंकि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। पहले एक्सेलरेशन होगा एफ प्लस एफ आर डिवाइडेड बाई एम, लेकिन जब वापस आ रहा होगा तब एक्सेलरेशन होगा इसका एफ माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एम। तो बच्चों डी भी गलत है। तो इसमें तो बच्चों करेक्ट केवल आंसर मेरे हिसाब से ए और बी होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बच्चों ए एंड बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे, देखो जल्दी से फास्ट बेटा। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्स समझने की कोशिश करता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअली क्या होता है। देखो एक इंक्लाइन पे अगर आप ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, ठीक, तो एक तो बच्चों इस पर ऐसे नॉर्मल फोर्स लगता है और एक इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। इधर फोर्स कौन सा लगेगा, mg sin थीटा, और इधर फोर्स कौन सा लगेगा। अगर मान लीजिए ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगर ब्लॉक किस पर है मेरे भाई, रेस्ट, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा के बराबर और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा के बराबर। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है FC, ये होता है रूट ओवर ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस FR का स्क्वायर। तो अगर ब्लॉक रेस्ट में हुआ तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बच्चों FC के बराबर होती है। आगे बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो तो देखो 45 तक नॉर्मल कांस्टेंट जो ये बच्चों इसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिर बाद में गिरना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो इनिशियली क्या होगा बच्चों, इनिशियली देखो बेटा क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg sin थीटा के बराबर होगी। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और नॉर्मल की वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। तो पहले बच्चों ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक रेस्ट पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे थीटा बढ़ाएंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को जब आप FC को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो वैल्यू डालो, बड़ा मजा आएगा। नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बोलो जल्दी से फर्स्ट, mg cos थीटा प्लस FR की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, म्यू mg cos थीटा। इनका सबका स्क्वायर आएगा मेरे भाई, इसका भी स्क्वायर आएगा। तो यहां से बच्चों mg cos थीटा तो आपने बाहर निकाल दिया, रूट के अंदर क्या बनेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा घटेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स घटेगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि यहां से लेकर के 45 तक ये कांस्टेंट रहा है, तो नॉर्मल फोर्स तो फिर ये कैसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। ये कांस्टेंट इसलिए रहा होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू mg तब होती है जब ये रेस्ट पे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक ये पक्की बात है बच्चों रेस्ट पर है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपका कितना था बच्चों, बोलो 10, और ये यहां तक रेस्ट पे होगा और कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg के बराबर। तो मास आ गया भैया इसका 1 kg के बराबर। आगे बात समझ में। और इसके बाद में कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कम हो गई क्योंकि फिर ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स लगने लगेगा। ये वाला कब लगेगा, जब वो स्लाइड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लिखी है, mg cos थीटा लिखी है कि लिखी है। तो जब वो स्लाइड कर रहा होगा, कहां से स्लाइड करना स्टार्ट किया, 45 से, और मतलब इसका मतलब ये वाला एंगल ऑफ रिपोज आ गया इसका। तो देखो 10 45 अगर एंगल ऑफ रिपोज है तो इसकी वैल्यू म्यू के बराबर होगी। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया कि नहीं हो गया। अब ये एक्स की वैल्यू बात कर रहे हैं, एक्स मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू कितनी है 60। कोई बात नहीं बच्चों, इसमें डाल दो, म्यू की वैल्यू तो 1 आ गई कि नहीं आ गई। तो mg कितना आ गया 10, थीटा 60, तो 1/2, और ये आ जाएगा कितना √2, तो ये आ गया 5√2। 5√2 आना चाहिए, इन्होंने कितना देख रखा 5√5, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो करेक्ट आंसर आएंगे इसमें ए एंड बी। चेक कर सकते हैं आप, एक मिनट, ए एंड बी आते थे अपने, तो नहीं बी गलत है, डी भी गलत है, ए और सी बच्चों आंसर है। तो करेक्ट आंसर आ गया ए सी बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से बच्चों जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो न्यूमेरिक क्वेश्चन है। हमारे पास में 2 ही न्यूमेरिक क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ढंग से देखेंगे। देखिए बच्चों प्लीज, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपने रीड तो कर ही लिया होगा भाई। तो इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका कम से कम मास कितना हो ताकि ये बच्चों कहां पे आए, ये ऊपर की तरफ आ जाए। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब इसका जस्ट टेंडेंसी क्या होनी चाहिए बच्चों, बोलो ऊपर। देखो यहां पे टेंशन टी होगा, यहां पे नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा mg, और अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा, बोलो भाई नीचे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चों कि अगर इसकी टेंडेंसी जस्ट, और उसने जस्ट वर्ज बोला है, देखो वर्ज ऑफ स्लिपिंग अपवर्ड,
तो इसका मतलब हम लिमिटिंग कंडीशन की बात करेंगे तो टी बराबर सिंपल आ जाएगा इसका mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स। इसका mg कितना है बच्चों बोलो 60 प्लस फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन भी कौन सा लेना है बच्चों बोलो हमको म्यू इनटू एन। जस्ट ऊपर स्टार्ट करवाना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए क्योंकि पहले काइनेटिक लगेगा नहीं, पहले तो स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक की वैल्यू कितनी है 0.4 और नॉर्मल कितना हो जाएगा पी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, पी फोर्स कितना दिया 50 बच्चों, तो ये आ जाएगा 50, तो यहां से आ गया ये 20 बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों 60 प्लस 20। इसका मतलब उस समय रस्सी में टेंशन 80 होनी चाहिए और जितना रस्सी में टेंशन होगा तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे इसका mg नीचे लग रहा होगा और टेंशन डी यहाँ पे लग रही होगी। जो 80 आएगा वो बच्चों x वाले का मास इंटू जी के बराबर होगा, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 kg। ये आपको भैया कम से कम पहले 8 kg लगाना पड़ेगा तब जाकर के बच्चों ये वाला ब्लॉक ऊपर शिफ्ट हो पाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखो भाई करेक्ट आंसर इज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये देखने में लगता है ऐसा कि बड़ा टिपिकल है लेकिन सच में बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि देखो ये हमारी देखो रॉड हो गई ऐसे, ठीक, आदमी का मास स्मॉल एम है, आदमी का मास कितना है बोलो भाई स्मॉल एम, तो यहां से देखेंगे कि 3 कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम आ गया, स्मॉल एम आ गया, मतलब सीधी सी बात है बच्चों स्मॉल एम। ठीक है, रॉड का मास अगर एक्स होगा आदमी का कितना होगा 3x, तो अगर रॉड की एफबीडी बनाएंगे तो रॉड पे देखो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, एक्स लिया है ना आपने, एक्स मास लिया है, एक्स जी साइन थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन बोला है कि रॉड रेस्ट पे रहनी चाहिए, तो रॉड रेस्ट पे तब रहेगी तब ये जो आदमी है बच्चों, आदमी आगे की ओर भागने की कोशिश करे तो आदमी पे एक फोर्स तो अपने मास के कारण से कौन सा लग जाएगा 3xg साइन थीटा, और चूंकि फिर से वही भागने की कोशिश करनी है इसको तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे कहां लगेगा बोलो भाई आगे, और इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए बच्चों बोलो पीछे, और ये रेस्ट में रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स की कम से कम वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों बोलो, xg साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम से कम किसके बराबर आगे बोलो मेरे भाई, xg साइन थीटा के बराबर होगी, तब जाकर के हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो जल्दी से फास्ट। तो बच्चों यहां से क्या हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई xg साइन थीटा, साइन थीटा। तो आदमी का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो नेट फोर्स इस तरफ कितना आ गया बच्चों बोलो 4xg साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसका मास, इसका मास कितना है बच्चों बोलो 3x, x से x कट गया, इसकी वैल्यू डाल देते हैं 4, g की वैल्यू 10, साइन 37 कितना होता है 3/5 इंटू कितना आ गया 3, 3 से 3 मर गया तो ये आ गया 40/5। इसका आंसर भी 18 है, पहले वाले का भी आंसर 8 आया था, अरे वाह मैच कराते हैं बच्चों, तो इसका आंसर भी बच्चों 8 आया है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ओके बच्चों, तो यही हमारे 9 क्वेश्चन थे फ्रिक्शन की मास्टर बैंक में, क्वेश्चन बैंक में, इनको आप अच्छे से सॉल्व करें बच्चों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, खासकर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफी अच्छे थे। ओके बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।